Good afternoon, everyone. Welcome to Worthwhile Studies. So, this is the series of current affairs which is going on our channel Worthwhile Studies. तो आज है 20th जैन है, पर कल वीडियो नहीं आई थी, तो कल के और आज के करंट अफेयर्स इस वीडियो में होने वाले हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ जो हैं ये इम्पोर्टेंट डेज से हैं। कल 19 जनवरी ऑब्जर्व किया जाता है एज अ NDRF रेजिंग डे। ये क्या है? नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रैपिड रिएक्शन फोर्स में से एक है। ये बनाई किस लिए गई थी? 19 जनवरी 2006 में ही इसका फॉर्मेशन हुआ था अंडर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इसका पर्पस क्या है कि जो नेचुरल या मैन मेड डिज़ास्टर्स होते हैं ना, तो उनको टैकल करने के लिए ये बनाई गई थी और ये वो काम करती है। तो 19 जनवरी याद रखना, इसका रेजिंग डे होता है। आगे चलते हैं। 19 जनवरी को एक कोकबोरोक डे भी मनाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज त्रिपुरी लैंग्वेज डे। ये जो कोकबोरोक है ना, ये एक लैंग्वेज है कहाँ की? त्रिपुरा की। और ये किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि 1979 में आज के ही दिन कोकबोरोक लैंग्वेज को ना एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिल गई थी। सबसे पहली बार ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिली थी 1979 में। तो उसको ऑनर करने के लिए ये कोकबोरोक डे मनाया जाता है। आगे चलते हैं। तो 20 जनवरी जो कि आज है, आज ऑब्जर्व किया जाता है पेंगुइन अवेयरनेस डे। अभी ना 5 स्पीसीज मिली है पेंगुइन की। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। और अंटार्कटिका को क्या बोला जाता है? द लैंड ऑफ द पेंगुइन। द लैंड ऑफ द पेंगुइन। और जितनी भी पेंगुइन की स्पीसीज है ना, तो जो एम्परर पेंगुइन है, तो वो लार्जेस्ट होती है सब स्पीसीज में से। आगे चलते हैं। अगले न्यूज़ स्पोर्ट्स से है। रूपा बेयोर है, ये इंडिया की फर्स्ट ताइक्वांडो प्लेयर बनी है जो कि जिनका प्लेस आया है वर्ल्ड की टॉप 10 पोम्से रैंकिंग में। रूपा बायोर है, 23 ईयर ओल्ड ताइक्वांडो प्लेयर हैं। कहाँ से हैं? अरुणाचल प्रदेश से हैं। इन्होंने अपना नाम दर्ज किया है हिस्ट्री में एज फर्स्ट इंडियन टू ब्रेक इनटू द टॉप 10 ऑफ द वर्ल्ड पोम्से रैंकिंग्स। पहली भारतीय बनी है। आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, प्रेसिडेंट मुर्मू ने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024 कन्फर किए हैं, हैंड ओवर किए हैं। तो जो खेल रत्न अवार्ड है ना, वो इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। और नेशनल अवार्ड किसके द्वारा दिए जाते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। खेल रत्न जैसे पहला सबसे हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट कौन सा है? अर्जुन अवार्ड है। तो खेल रत्न किन किन को मिला है? इनको मिला है श्री गुकेश डी को मिला है जो कि चेस से बिलोंग करते हैं। श्री हरमनप्रीत सिंह जी को मिला है जो कि हॉकी से बिलोंग करते हैं। और श्री प्रवीण कुमार जी को जो पैरा एथलीट हैं। और मनु भास्कर, इन्हें कौन नहीं जानता, शूटिंग से रिलेटेड है। अब आगे चलते हैं। पीएम मोदी ने अभी इनॉग्रेट किया है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025। ये है क्या? कुछ नहीं है, कॉन्फ्रेंस कराई जाती है एक। कब तक होगी ये? 17 जैन से 22 जैन तक होगी। और जो ये भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री किसके कोलैबोरेशन में करा रही है? EEPC इंडिया के कोलैबोरेशन में ये ऑर्गेनाइज हो रहा है ग्लोबल एक्सपो। इसके ना दिल्ली NCR में 3 वेन्यूज़ डिसाइड हुए हैं। 3 वेन्यूज़ कहाँ कहाँ पे? एक तो भारत मंडपम में जो कि न्यू दिल्ली में है, एक यशोभूमि में जो कि द्वारका में है, एक द इंडियन एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ये है ग्रेटर नोएडा में। कॉन्फ्रेंस जैसा ही होता है इसमें। मतलब इसका एम जो होता है वो होता है कि इस बार ना बहुत सारे, जितनी पिछली बार बायर्स आए थे तो उससे ज़्यादा
इस बार आए, तो वो इसका एम है। आगे चलते हैं। निक्सी, अब ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। निक्सी ने अनाउंस किया है इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम। अब ये निक्सी है क्या? पहली बात, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। इसने अनाउंस किया है इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम। ये निक्सी इंट्रोड्यूस हुई थी 2003 में। किस लिए? ये ना ये ऐसी ऐसी स्कीम्स लाती हैं कि जो देश का डेवलपमेंट जिससे हो सके। तो इस बार जो ये स्कीम, जो इसने ये गवर्नेंस इंटर्नशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम जो ये इंट्रोड्यूस की है, तो इसका एम क्या है कि ये ना अवेयरनेस बिल्ड करेगी ऑन डेवलप एक्सपर्टाइज इन इंटरनेट गवर्नेंस अमॉन्ग इंडियन सिटीजन्स। जैसे कि तुमको पता है कि जो अब सब चीज़ें हैं ना, चाहे वो स्कीम्स हो, एजुकेशन हो, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो, और बाकी सब भी, तो वो आजकल बहुत डिजिटलाइजेशन जो है वो बढ़ रही है। अब डिजिटलाइजेशन बढ़ रही है तो उसके लिए वर्कफोर्स का भी तो वही होना चाहिए ना। पर क्या है, लोग नहीं है, डिजिटल लोग नहीं है, तो वर्क उसके लिए वर्क फोर्स के जो नीड्स हैं और जो लोग हैं जिन्हें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो उनके बीच में वो गैप कम करने के लिए ये स्कीम लाई जा रही है। आगे चलते हैं। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिए हैं 11,440 करोड़ का रिवाइवल पैकेज फॉर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिसको बोला जाता है RINL। अब ये क्या है? ये ना एक PSU है, पब्लिक सेंटर अंडरटेकिंग। इसका नाम RINL है और इसको विजाग स्टील भी बोलते हैं, स्टॉक्स पे देखा होगा। तो क्या यूनियन कैबिनेट ने ना इन्हें अभी 11,440 करोड़ का जो पैकेज है वो दिया है। असल में जो इंडिया में जो PSUs है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो वो ना सब बहुत डेप्ट में है, पता नहीं कैसे पर डेप्ट में है। तो ऐसे ही जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, तो ये भी डेप्ट में है, इसके ऊपर भी बहुत कर्जा है। तो जब किसी PSU के पास इतना कर्जा हो जाता है ना, तो कैबिनेट को ना उसे फंड अप्रूव करना पड़ता है, ताकि वो थोड़ा फ्री होके अपना जो वर्क है, अपना जो काम है वो कर सके। ऐसे ही RINL को ये दिया गया है। ये ऑपरेट कहाँ करता है? विशाखापट्टनम स्टील प्लांट और ओनली ऑफ शोर स्टील प्लांट है, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर इन आंध्र प्रदेश में के अंडर आता है। तो इसको अभी ये जो रिवाइवल पैकेज है ये अप्रूव हो गया है, अब ये फ्रीली काम करेगा और ये वापस करेगा ये पैसे गवर्नमेंट को। पर गवर्नमेंट ने बोला है कि ले लो, 10 साल ले लो, उसके बाद का वक्त ले लो, कभी भी तुम कर सकते हो ये वापस, इवन 10 साल के बाद भी कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। जॉइंट लोगो ऑफ इंडिया सिंगापुर रिप्रेजेंट 60 ईयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो इंडिया और सिंगापुर के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको जो 60 ईयर्स पूरे हो गए हैं। तो इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए, 60th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए प्रेसिडेंट मुर्मू ने और प्रेसिडेंट शानमुगारत्नम जी ने ये लोगो इंट्रोड्यूस करा है, अनवेल करा है, ताकि ऑन द 60th एनिवर्सरी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज़। अब ये जॉइंट लोगो है ना, इसमें क्या है कि दोनों इंडियन एंड सिंगापोरियन नेशनल फ्लैग्स हैं, दोनों में नेशनल फ्लैग्स के जो कलर होते हैं और नेशनल फ्लावर्स हैं, ये देखो दिख रहा है, ये इंडिया का है और ये सिंगापुर का नेशनल फ्लावर है, जो कि सिंबलाइज करता है फ्रेंडशिप, म्यूचुअल ट्रस्ट और शेयर्ड वैल्यूज़ बिटवीन द टू कंट्रीज़। अब सिंगापुर की लोकेशन देखो, यहाँ पे है ईस्ट में, एंड ऑल्सो सिंगापुर ना लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है किसका? इंडिया का ट्रेड
पार्टनर। लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है बट इन आसियान कंट्रीज। आसियान कंट्रीज है ना जो, तो उनमें सबसे जो लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है वो सिंगापुर है। अब ये आसियान तो पता ही है किसके ऊपर बेस्ड है, ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी के। इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, तो उसके ऊपर ये बेस्ड है, और ये साउथ ईस्ट में पड़ता है इंडिया के इधर, तो याद रखना लोगों ने मेल किया है। आगे चलते हैं। अब है कंपाला डिक्लेरेशन ऑन एग्रीकल्चर। क्या ये कंपाला डिक्लेरेशन, सीधा क्वेश्चन आएगा कि कंपाला डिक्लेरेशन किस से बिलोंग करता है, ऑयल से, एग्रीकल्चर से, पर एग्रीकल्चर लगाना है। ओके, तो अब देख लेते हैं। एक अफ्रीकन यूनियन है जिसमें सब अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, तो उन्होंने क्या उन्होंने कंक्लूड किया है कंपाला डिक्लेरेशन। कहाँ पे? कंपाला, युगांडा में। ये कंपाला सिटी है कौन सी कंट्री में? युगांडा में। तो ये एग्रीकल्चर से जो ये डिक्लेरेशन है, बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, तो उसको ही कंपाला डिक्लेरेशन बोल दिया। तो जैसा कि पता है कि अफ्रीकन जो कंट्रीज़ है, पूरा अफ्रीका है, तो उसमें फूड क्राइसिस कितना है? क्राइसिस फूड क्राइसिस तो बहुत है वहाँ पे। पीने के लिए तेल है पर पानी नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है। तो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर को बचाने के लिए, तो ये कंपाला डिक्लेरेशन लाया गया है। और ये कब से कब तक होगा? 2026 से 2035 तक। और ये याद रखना, ये जो नया डिक्लेरेशन है ना, कंपाला डिक्लेरेशन, ये सक्सेसर है किसका? मालाबो डिक्लेरेशन का, जिसकी इम्प्लीमेंट इसी साल नहीं हुई थी, पहले हुई थी। पर ये ख़त्म कब हो रहा है? ये 2026 में ख़त्म हो रहा है मालाबो डिक्लेरेशन। और फिर आएगा ये कंपाला डिक्लेरेशन, जो कि 2026 से 2035 तक रहेगा। ये 10 ईयर एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी है। और ये जो अफ्रीका का एग्रीकल्चरल पॉलिसी है ना, तो ये फोकस किस पे करेगा? सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव एग्री फूड सिस्टम्स पे सेट करेगा एम्बिशियस गोल फॉर रिसाइलेंस, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नेंस बाय 2035। अब आगे चलते हैं। एक नितिन गडकरी जी हैं जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और वो क्या है कि उन्होंने ना रिवॉर्ड इंक्रीज कर दिया है फॉर हेल्पिंग एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए। अब क्या होता है, एक्सीडेंट होता है तो लोग गाड़ी नहीं रोकते, लोग उनकी हेल्प नहीं करते, अपने काम से काम रखते हैं। हालांकि ये बहुत बुरी बात है, पर स्टिल, तो ताकि लोग मदद के लिए आगे आ सके, तो इन्होंने रिवॉर्ड जो है वो बढ़ा दिया है। पहले कितना था? ये 5,000 था। पहले ये 5,000 था, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया है? 25,000 कर दिया है। और इन लोगों को क्या कहा गया है? गुड समैरिटन्स। गुड समैरिटन्स बेसिकली क्या होते हैं? वो लोग जो, वो कहते हैं ना, कर्म कर फल की चिंता मत कर। ये वो है कि अच्छा कर्म करेंगे पर इन्हें ऐसे फल की ऐसे इच्छा नहीं होती। जो अच्छे काम करे, गुड फेथ हो जिनमें, तो उनको गुड समैरिटन्स बोला जाता है। तो इन्होंने, नितिन गडकरी जी ने ये रिवॉर्ड जो है वो बढ़ा दिया है, तो अब लोग आगे आएंगे हेल्प करने के लिए रोड एक्सीडेंट्स में। आगे चलते हैं। अब है इंडिया स्पेन डिक्लेयर। इंडिया और स्पेन ने डिक्लेयर किया है 2026 को एज डुअल ईयर फॉर कल्चरल टूरिज्म एंड एआई। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, तो उन्होंने अनाउंस किया है कि 2026 डुअल ईयर के नाम से बोला जाएगा बिटवीन इंडिया एंड स्पेन टू सेलिब्रेट देयर कल्चरल टूरिज्म एंड एडवांसमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
ये ना अपनी स्पेन की विजिट पे हैं, तो वहाँ पे इन्होंने अनाउंस किया है ये कि 2026 को डुअल ईयर बोला जाएगा। आगे चलते हैं। अब है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज की है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ये 20th एडिशन है इस रिपोर्ट का, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का 2025। ये ना रिवील करता है कि ग्लोबल लैंडस्केप के जो फ्रैक्चर्ड है ना, जहाँ पे एक्सक्लेट जियोपॉलिटिक्स या एनवायरनमेंट से हो गया, या टेक्नोलॉजी के जो चैलेंजेस हैं, तो वो स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस को कैसे थ्रेटन कर सकते हैं। और ये किया क्यों जाता है, ये बेसिकली डिसीजन मेकर्स के लिए किया जाता है, क्योंकि जब तक हमें अपने जो हमारे आसपास मंडराने वाले खतरे हैं ना, हमको वो नहीं पता लगेंगे, तो हम अपनी डेवलपमेंट के लिए हम काम कैसे करेंगे, डिसीजंस कैसे लेंगे, फिर डिसीजन नहीं लेंगे तो पॉलिसी मेकिंग कैसे होगी। तो इसलिए ये रिपोर्ट्स वगैरह लाई जाती है। ये बैलेंस इसमें है कि करंट जो क्राइसिस है ना, और लॉन्गर टर्म जो प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए उनको सेट करने के लिए। अब इसकी रिस्क कैटेगरीज क्या हैं, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, जियोपॉलिटिक्स, सोसाइटल एंड टेक्नोलॉजिकल। तो फर्स्ट प्लेस किसका है कि 66% तो खतरा एक्सट्रीम वेदर का ही है। सेकंड पे कौन आया है कि एआई जनरेटेड जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि इंस्टा पे अभी कोई भी पोस्ट वायरल हो जाए तो लोग, अगर वो झूठी भी हो, लोग चेक करते ही नहीं हैं और उसको ही सच मान लेते हैं। तो ये एक मिस इन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा खतरा है। तीसरा क्या है कि सोसाइटल एंड पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है, जैसे कि यूएसए और चाइना का एग्जांपल ले लो कि आधा वर्ल्ड तो यूएसए की तरफ है, आधा चाइना की तरफ है, ऐसे। फिर है कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, जैसे इन्फ्लेशन की वजह से जो लिविंग क्राइसिस की जो कॉस्ट, लिविंग क्राइसिस जो आ रहा है, तो उसका है फोर्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे है साइबर अटैक्स का खतरा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये इन फैक्टर्स के बेसिस पे जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है तो वो बनाता है। आगे चलते हैं। अब है कि 23 स्पीसीज ऑफ ब्लड सकिंग फ्लाइज अभी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाई गई है। जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ना, ZSI, तो उनके जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किया है 23 स्पीसीज ऑफ ब्लड सकिंग फ्लाइज। ये जो फ्लाइज हैं ये क्या है कि पहली बार जो 23 पाई गई हैं, पर 13 तो ऐसी हैं कि वो फर्स्ट टाइम कंट्री में हमारे में मिली हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मिली हैं। और जो ये छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, इनको मिजिस भी बोला जाता है, और इनको लोकली क्या बोला जाता है, भूशी फ्लाइज। इनका ये दिखती तो फ्लाइज जैसी हैं, पर ये जैसे ब्लड शक्कर होती हैं, तो वो जो है, जो क्वालिटी एक तरह से कह लो या कैरेक्टरिस्टिक है, वो मॉस्किटो जैसा है इनका। फीडिंग हैबिट्स जो है इनकी वो मॉस्किटो जैसी है। आगे चलते हैं। अब है कि 4 न्यू टारंटुला स्पीसीज डिस्कवर हुई हैं, कहाँ पे, वेस्टर्न घाट में। टारंटुला ये मकड़ी है, मकड़ी की स्पीसीज होती होगी। तो 4 न्यू टारंटुला स्पीसीज, अब ये नई है तो इनके बारे में क्या ही पूछेंगे, पर ये पूछ सकते हैं कि टारंटुला जो चीज़ है या स्पीसीज है जो भी है, तो वो मिलती कहाँ है, तो वो वेस्टर्न घाट में मिलती है। ये टारंटुला रहती हैं ट्री होलोज में रहती हैं, बाकी और कुछ इतना नहीं है इनका। आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश ने ऑफिशियली, आंध्र प्रदेश के जो ऑफिशियल हैं, कौन है ये, निशांत कुमार जी, डायरेक्टर ऑफ एक्साइज एंड प्रोहिबिशन, मंगलागिरी। ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी रह चुके हैं परवाठीपुरम के। इनको अवार्ड दिया जा रहा है, एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है, प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर 2023। अब इनका क्या रोल रहा है 2023 में, जो इनको ये अवार्ड मिल रहा है, क्यों मिल रहा है कि जो रिकॉग्नाइज किया
इनकी एग्जाम्पलरी लीडरशिप इन इम्प्लीमेंटिंग द प्रिज्म 10। अब ये प्रिज्म 10 क्या है? प्रोजेक्ट टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिलो 10। इसमें इन्होंने बहुत जो इनकी लीडरशिप है, ये लीडर थे तो वो बहुत जो पोजीशन है वो बहुत अच्छे से करी थी। ये इनिशिएटिव था एक प्रिज्म 10 ड्यूरिंग हिज टेन्योर फॉर फ्रॉम 2022 टू 2024 इन परवाटीपुरम, जब ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे। तो वो बहुत अच्छे से इन्होंने काम किया था, तो उसके लिए इनको प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सेलेंस दिया जा रहा है। आगे चलते हैं। अब ये एक्टिविस्ट हैं, क्या नाम है इनका? SP उदया कुमार जी। इनको मिल रहा है 2025 का न्यूक्लियर फ्री फ्यूचर अवार्ड्स। ये सबसे पहले फाउंड किसने किया था? 1998 में क्लॉस बैगर्ड ने ये फाउंड किया था। तो ये जो अवार्ड है ये इनको दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जब कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बन रहा था तो उसके खिलाफ ना एक तरह से इन्होंने अपोज किया था उसको। अब ये ना थोड़े दिन पहले पढ़ा था हमने कि सोवियत यूनियन के साथ एग्रीमेंट से ये इंडिया ने बनाया था, और रशिया ने अभी इसकी 6th न्यूक्लियर रिएक्टर भी, जो लास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का, तो वह भी भेजा था। तो सोवियत यूनियन के साथ ये कुंडाकुलम न्यूक्लियर प्लांट बनाया गया था। तो इन्होंने इसका अपोज किया था बढ़ चढ़ के, तो इनको उसके लिए ही ये अवार्ड दिया जा रहा है। जो ये न्यूक्लियर फ्री फ्यूचर अवार्ड्स है ना, ये सेलिब्रेट होते हैं कि इनके लिए कि जो वर्क है कि वर्क करते हैं एज अपोज करते हैं कि जो वर्ल्ड है ना वो न्यूक्लियर वेपन्स और पावर है और यूरेनियम माइनिंग है तो उससे गेट रीड ऑफ हो सके। तो उसके लिए जो काम करते हैं ये अवार्ड उनको दिया जाता है। अब एक चीज़ है, इन्होंने अपोज क्यों किया? क्योंकि ना ऐसे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो उनको अगर वर्ल्ड के बेसिस पे देखें ना तो वो खतरा है एक तरह से, पर अगर इंडिया को देखे तो वो खतरा नहीं है। इंडिया सीधा सीधा बोलता है कि वो कोयल से नहीं बनते, उसमें एनर्जी जो है वो कोयल से नहीं बनती, तो वो सेफ़ है। वो एक तरह से कह दो इकोलॉजिकल है, तो यही है। बाकी अगर वर्ल्ड के बेसिस पे देखें तो ये न्यूक्लियर को खतरा मानते हैं। आगे चलते हैं। अब है ओडाकुजल अवार्ड फॉर ओडाकुजल अवार्ड किसको मिला है? गोपा को मिला है। ये एक नोवेल है जिसको ऑथर किया था, जिसके लेखक हैं के अराविंदाक्शन जी। इन्होंने इनके नोवेल को, गोपा को, ओडाकुजल अवार्ड 2024 मिला है। कौन देता है? गुरु व योरापन ट्रस्ट के द्वारा ये दिया जाता है। इस अवार्ड में क्या है? 30,000 का कैश प्राइज होता है। ये कब दिया जाएगा? 2 Feb 2025 को एक फंक्शन होगा महाकवि जी ऑडिटोरियम में, तो वहाँ पे इनको दिया जाएगा। आगे चलते हैं। अब जो ये अपर्णा सेन जी हैं, ये एक एमिनेंट डायरेक्टर है, तो इनको कौन सा अवार्ड मिला है? सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से ऑनर करा जाएगा इनको। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का अवार्ड है, ये अवार्ड सेरेमनी होगी। इनका कंट्रीब्यूशन ना बहुत है इंडियन सिनेमा में, तो उसके लिए इनको एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया जा रहा है। और ये जो हो रही है ना सेरेमनी वेस्ट बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन की, तो इसमें जो बेस्ट बंगाली फिल्म का जो टाइटल है वो किसने जीता है? मानिक बाबू और मेघ ने।
ये फ़िल्म का नाम है, तो इसको बोला गया है बेस्ट बंगाली फ़िल्म, और इसके ही जो एक्टर थे तो उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। कौन थे? चंदन सेन जी, इनको बेस्ट एक्टर का मिला है। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू। सब्सक्राइब वर्थवाइल स्टडीज़ फॉर डेली करंट अफेयर वीडियो, और कैप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा तो उसको भी ज्वाइन कर लो।